Welcome back all in ICT Eco for You YouTube channel. Myself Krupesh Nayak heartily invite you all in this channel. Those who are still not subscribed and new viewers, please subscribe this channel. In last video we saw first part of chapter number 5 poverty. अगले वीडियो में आपने देखा जो यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट ब्लिंकिंग ऑन इट। पॉवर्टी की डेफिनेशन हमने देखी, इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. Then after we are going to nature of the poverty, that is absolute poverty and relatively poverty. Absolute poverty is connected with poverty line. What is poverty line? That we decide. Then how we decided, various committee are there. अलग अलग कमिटी के हिसाब से अलग अलग रेट डिसाइड हुए. गांव के लिए आपने देखा कि वो those who are in urban areas 21 calories and for rural area, sorry, for rural area 2400 calories and for urban area 2100 calories. इतनी कैलोरी देने के लिए कितना खर्च करना जरूरी है. रूरल एरिया के अलग अलग हमने देखे. 1960 की जो दांडेलकर कमेटी के उनके रिपोर्ट देखे हमने, जहां 15 रुपीज पर कैप्टा और 22.50 रुपीज पर कैप्टा, डेट इज इन रूरल एंड अर्बन एरिया रिस्पेक्टिवली. और देन डीटी आंकड़ावाला कमेटी ने अपना एस्टिमेट दिखाया 49 पर कैप्टा एंड 57 पर कैप्टा इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. देन these are not only fulfilled, so another committee are also introduced some quantitatively and qualitatively measurement of the poverty, that is called new concept. It is based on some of the other PQRI concept. दूसरे भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, उन्होंने अपनी सबमिट की 2009 में. उन्होंने बहुत सारी बातें ध्यान में ली और पॉवर्टी लाइन के नीचे सिर्फ और सिर्फ ऐसी कैलोरी के लिए रिक्वायरमेंट जो है उनकी नहीं, मगर बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्ट की बात हुई, जैसे फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन केयर, क्लोथिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सभी की बात हुई. तो ये बात करने के बाद इंटरनेशनल मेजरमेंट से 1.25 डॉलर से कम, $1 से कम, $1.90 से कम, ये इंटरनेशनल मेजरमेंट हमने डिसाइड किया. देन आफ्टर हमने उनके मेजरमेंट के हिसाब से एब्सोल्यूट पॉवर्टी के डेटा रूरल एरिया और अर्बन एरिया में देखा. हमने 2004 और 5 के डेटा को देखा. स्टिल वी हैव 21.9 इन 2011-12 कैलकुलेशंस ऑफ सेंसस. वी आर पुअर स्टेट वाइज हमने देखा. उसके बाद रिलेटिवली पॉवर्टी देखी, जो अलग अलग डिसीजन के अलग अलग ग्रुप से एक दूसरे के साथ जो रिलेटिवली पुअर है उनके बारे में हमने देखा. उसके बाद टू मेजर द रिलेटिव पॉवर्टी ऑफ द इनकम इनइक्वालिटी, जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल. ये काफी इंपॉर्टेंट था, वो बात हमने की. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन सेक्शन ई, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी, यानी जो निर्देशक है पॉवर्टी के, वो हमने देखे. बहुत सारे उसके अंदर पॉइंट है, वो पॉइंट के अंदर हमने देखा तो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन, उसके बाद लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन, देन आफ्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी डेफिनेशन हमने देखी. इंडिया का 39 पर 1000 फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने से पहले ही बच्चे गुजर जाते हैं, वो हमने देखा. उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज देखी. ड्रिंकिंग वाटर की बात की, जहाँ पे 63.3 फैमिली पुट प्योर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू ट्रीटेड पेट और 8.67% हैविंग अनट्रीटेड टैप वाटर. जो अपने घर पे नल की लाइन है उनसे पोर्टेबल ड्रिंक वाले 63.3 थे और 8.60 अनट्रीटेड टैप से वाटर सप्लाई करने वाले थे. 26% के पास तो घर पे नल भी नहीं है, उनके घर पे कनेक्शन भी नहीं है, तो वो हैंड पंप, ट्यूबवेल, स्प्रिंग रिवर, कैनल, पॉन्ड्स, वहां से पानी पीते हैं, वो हमने बात की. टॉयलेट की बात की हमने, प्रोविजन के 66% घर इंडिया के अंदर ऐसे है जिसके घर के अंदर टॉयलेट है और 34% घर ऐसे है जिसको बाहर जाना पड़ता है, हाउस विदाउट टॉयलेट फैसिलिटी है. तो ये हमने बात की थी. उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई. ये सभी इंडिकेटर्स थे. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. तो यहाँ से अब आगे हम जा रहे हैं. उसमें हमने हिस्टोरिकल रीजन देखा था कि इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर, उन्होंने कैसे इंडिया को तबाह कर दिया था, एग्रीकल्चर को तहत बहत कर दिया था. उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी के अंदर बहुत सारे जो फार्मर थे
उनको पुअर बना दिया था, उनके पास से लैंड ले ली थी, हाई टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, और ब्रिटिशर गेन सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया विच दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू सेट अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस इन ब्रिटेन. इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लॉसिंग their comparatively power and production of power. Small and cottage industries of the India were ruined. As a result, unemployment and poverty started increasing. These are the reason of historical. Now, very important question for section B or section C or section D in 2 or 3 marks. Explain explain the reasons of rural poverty या causes of the poverty in rural areas. Write a short note on it. तो आपको 2 मार्क्स के अंदर या सेक्शन डी के अंदर आपको पूछा जाता है तो आपको 2 बात ध्यान में रखनी है. यहाँ पे नेचर कॉजेस और डेमोग्राफिक फैक्टर. यहाँ पे याद रखना है रूरल पुअर्टी, गांव में क्यों गरीबाई है उसके बारे में हमें देखना है. तो ये अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द रूरल पुअर्टी, देन देयर इज ओनली 2 पॉइंट्स. कीप इन माइंड दैट दिस पॉइंट only and only 2 points are there for the natural causes and demographic factors. यानी आपको याद रखना है ND, N for natural causes and D for demographic factors. शॉर्ट में causes of rural poverty that is ND. यानी अगर शॉर्ट में अगर हम बोले तो N for नानी, D for दमन, नानी दमन हमें याद रखना है रूरल पॉवर्टी के लिए. N यानी नेचुरल का N मगर हम याद रखने के लिए नानी और दमन, नानी दमन मोटी दमन, ऐसे दमन दमन हम करते तो ऐसे हम याद रख सकते. तो causes of poverty are remembering points are N D. N for that is natural causes and D for demographic factors. So natural causes, India has been an agricultural country from the beginning and today also a major portion of the population lives in village and is depend on agriculture. एग्रीकल्चर से बना भारत है, कृषि भारत है. 17% से भी ज्यादा यानी 17% से भी ज्यादा लोग अभी भी एक इनकम बेसिकली एग्रीकल्चर से अर्न करते हैं. इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन द नेचर फैक्टर्स लाइक रेन, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा. भारत के लोग अभी भी अपने कृषि के लिए जो भी काम करते हैं वो अपने बारिश से रिलेटेड काम करते हैं. वेदर की कंडीशन अगर अच्छी है, बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई. दिस आर द अनदर रीजन दैट वी आर पुअर. अगर नहीं हुआ तो बारिश कम हुई तो ज्यादा बाढ़ आएगी. दिस ऑल और द नेचुरल कैलेमिटीज आर द uncertainty of the monsoon and the flood are result in the low production and the less uncertain income of the agriculture. Hence, poverty is more. Second, demographic factors. After independence and during planning periods in India, due to economic development and rapid improvement in the health service, on one hand, death rate declined fast, but at the same time birth rate did not reduce. जो डेमोग्राफिक फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में हमें डिस्कस करनी है. ध्यान में रखना डेमोग्राफिक फैक्टर जब आप डिस्कस करते हो, जब लिखते हो तो दिमाग में 2 बात ध्यान में रखना, एक डेथ रेट, एक बर्थ रेट. अगर बर्थ रेट कम है तो और डेथ रेट भी कम है तो अच्छी बात है, मगर इंडिया के अंदर टोटल रिवर्स जा रहा है. बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट काफी कम हो रहे हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और रिसर्च इतनी सारी रिसर्च कर रहे हैं कि अब हर एक डिसीज के ऊपर कुछ ना कुछ हमें वैक्सीनेशन और उनके रिजल्ट मिल रहे हैं. सेम वे डेथ रेट इतना कंट्रोल में नहीं है. एज ए रिजल्ट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज नोटिस्ड. हाई इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज. अगर उनके फैमिली के साइज बढ़ रहे हैं तो कमाने वाले या उनकी इनकम इतने फास्ट मूव नहीं कर रही, उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है. दैट वाई दे आर बिकम ए पुअर फैमिली. लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ द फैमिली रिजल्टेड इन द पुअर क्वालिटी ऑफ द लाइफ. There was rapid increase in labor supply because of high population, but low pace of development of employment opportunity resulted in the reduction in the wages rate. So unemployment increased and also it was a converted into poverty. So यहाँ पे हमने देखा कि डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हमें डिस्कस करनी है. अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जो लोग आते हैं उनको डॉक्टर बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारी वैक्सीनेशन, बहुत सारे मेडिसिन से वो कोई भी डिजीज के ऊपर उनको मरने नहीं दे रहे. और जिंदा जो हमारी एज 48 थी वो 68 एवरेज हो रही है. तो उनके सामने जितनी आबादी बढ़ रही है उतना सोर्स ऑफ जो हमें मिलना चाहिए रोजगारी का वो नहीं मिल रहा है. यानी लेबर फोर्स ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ लेबरर. तो लेबर अगर ज्यादा है और सामने वर्क नहीं है तो दे बिकम ए अनएम्प्लॉय.
यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दो फैमिली के अंदर अगर एक फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं, दूसरे फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं, 5 फैमिली में 2 कमाने वाले हैं, 10 फैमिली में सिर्फ एक ही कमाने वाले हैं, तो वी कैन इजीली कंपेयर टू फैमिलीज इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर 10,000 कमा रहे हैं, 5 ही मेंबर है, तो एक के पास 2,000 के चांसेस है, मगर दूसरे फैमिली के अंदर 10,000 के ऊपर 10 फैमिली टिके हुए हैं तो पर पर्सन 1,000 मिलेंगे। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ पुअर्टी। अगर सभी कमाने वाले हैं तो बात अलग है, मगर एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं और बर्थ रेट बढ़ ही रहा है ऐसे फैमिली के अंदर, इट विल नॉट पॉसिबल टू दे मैनेज एंटायर इकोनॉमी ऑफ देयर हाउस। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस economic factors, it is very very important for section E. There are 5 points of that, very very important 5 points for this, section E, that is low agricultural productivity, then unequal distribution of the land and property, minimum development of the small and cottage industries, then rapid increase in the price, high rate of unemployment. These are the 5 factors that we are discussed today. First of all, low agricultural productivity per labor. Low agricultural productivity is depend on their quality, depend on the labors, and if the labors is more than the required, then the productivity will be reduced. यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे one of the important reason of the high poverty in the rural India is low agricultural productivity per labor, that is called एक श्रमिक, एक फार्मर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो जो प्रोडक्शन करता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी पर लेबर। अगर किसी एक फार्म के अंदर 10,000 टन व्हीट अगर प्रोडक्ट हो रहा है 10,000 और वहां 5,000 अगर लेबर वर्क कर रहे हैं तो 2 टन पर लेबर प्रोडक्टिविटी हुई, मगर वहां 10,000 टन व्हीट के अंदर अगर 10,000 फार्मर काम कर रहे हैं तो 10,000 टन से हम डिवाइड करेंगे 10,000 लेबर को, तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ 1 टन होगी पर लेबर। यानी जहां जितने चाहिए उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम है। ऑनरशिप वॉज विद द हैंडफुल टू जमींदार्स, ये भी एक रीजन है। जिसके पास लैंड नहीं है वो इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, because of poor irrigation facility, insufficient technology, lack of education and training, low of investment, heavy load of the population, result in the agriculture productivity low। यानी बहुत सारे हमारे फार्मर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से, अपने दादा परदादा जो करते थे उसी मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं। उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके पास अगर नॉलेज है तो इन्वेस्टमेंट उतना उसके जेब में नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने ट्रेडिशनल मेथड से काम करते वक्त उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कम ही होती। Then unequal distribution of land and property. Second point of the economic factors is unequal distribution of the land and property. Keep in mind that, or student, please keep in mind that if you have been asked the causes of the rural poverty, then there is 2 points. But keep in mind that economic factor, here mention economic factor. If you have been asked the economic factor, you have to only and only give 5 points. Don't mix up the social reason of the poverty, causes of the rural poverty, or historical poverty. If you are mix up this all point, then it will be reduce your marks। यानी यहाँ पे अगर आपको इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में बताया गया है रीजन, तो वही 5 पॉइंट लिखने हैं, वहां पे सोशल रीजन नहीं आने चाहिए, वहां पे अदर रीजन नहीं आने चाहिए, और हिस्टोरिकल और कॉजेज भी नहीं आने चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर पूछा, यानी 5 इकोनॉमिक्स फैक्टर के जो भी पॉइंट है वही आपको डिस्कस करना है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। Land is very important for the cultivation from the British period in India because of the system like zamindari, and land ownership was with handful of zamindars. This class was not directly associated with land cultivations and had no interest to invest in agriculture sectors. On the other hand, the tenants यानी जो खेत मजूर है वो जिसके पास जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पे काम कर, that is called tenants, were working on the other land and were not the owner, so they also had no interest in investment. Due to low agriculture production and productivity, poverty increased by day to day. यहाँ पे unequal distribution of land, जहाँ जमींदारी की प्रथा थी, लैंड ऑनरशिप की सिस्टम थी, उसके जो जमींदार थे उन लोगों को अपने जमींदार के जो लैंड के जो पीस थे उसके ऊपर, जो लैंड के ऊपर काम करने वाले थे उनको ज्यादा पैसे नहीं देते थे। वेजेस आर गिविंग देम टोटली लो रेट। सो जो भी काम करने वाले मजदूर है, फार्मर है, उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती,
अगर हमारा खुद का घर होता है तो हम अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छी तरह से ढूंढते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। और अगर हम रेंट के अंदर रहते हैं, रेंट के मकान में रहते हैं, तो इनिशियली हम इतना केयर नहीं करेंगे जितना अपने खुद का। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जिसकी अपनी लैंड नहीं है वो फार्मर अपने आप जो भी अपने दिमाग में आते हैं उसके हिसाब से एग्रीकल्चर पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। और जो ज्यादा लैंड वाले हैं, लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, उनको नॉलेज नहीं है। तो दीज आर द रीजन फैक्टर, लो इन्वेस्टमेंट, लो इंटरेस्ट एंड directly reducing in the production of the agriculture. Now, minimal development of the small and cottage industries. Third point, very very important. In India, the second 5-year plan onward as a strategy for economic development. Second 5-year planning जो 1951 से हमारा नीति आयोग जो काम कर रहा है, उसके अंदर 1956 के अंदर हम बात करें तो इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बेसिक, हैवी और बिग इंडस्ट्रीज के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसके तहत इंपॉर्टेंस दिया ऐसे ही ऐसे बिग हैवी इंडस्ट्रीज को। बट इन द रूरल एरिया, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विच हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड इनकम वेर निग्लेक्टेड। जहां लोग अपनी स्वरोजगारी, स्मॉल कंट्रीब्यूशन से, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी कंट्रीब्यूशन करते थे, उनके प्रोडक्शन और इनकम को निग्लेक्ट किया। Moreover, agriculture and allied activities like animal husbandry, dairy farming, fishing, etc. are growing slowly and increase seasonal unemployment. As a result, poverty remain high. जो एनिमल हस्बेंडरी यानी जो डेयरी उद्योग से, मत्स्य उद्योग से जो काम करते थे, फिशरिंग में जो काम करते थे, उन लोगों के ऊपर भी ज्यादातर ध्यान नहीं दिया गया और उनका भी प्रोडक्शन लो हुआ और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। दिस आर द रीजन ऑफ इकोनॉमिकल poverty. Fourth point of economical reason of poverty, that is rapid increase in price. Price rise seriously affect poverty because of war, drought, low national production, rapid increase in the demand, increase in the production cost, price of the goods and service as well as illegal goods rise rapidly. The reduced purchasing power of the low income group, it reduced standard of living, it increased poverty. On the other hand, increasing the price benefits businessmen, traders and big farmer. This increase unequal distribution of the income in the society. यहाँ पे जो बात बताई गई है, बहुत सारे वॉर, बहुत सारे ड्रॉट और बहुत सारे ऐसे रीजन है इकोनॉमी के अंदर। नेशनल प्रोडक्शन अगर लो है, रैपिड इंक्रीज नहीं हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसके सामने प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होगी तो इनिशियली प्राइस राइज होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई हमारा कम है तो जिसके पास ज्यादा पैसे वो डिमांड करेंगे, अगर ज्यादा पैसे वो डिमांड करेंगे तो इनिशियली ब्लैक मार्केट होने के चांसेस रहेंगे। प्राइस जो आर्टिफिशियल बढ़ेगी उससे महंगाई भी ज्यादा होगी, प्राइस हर एक प्रोडक्ट की और सर्विस की बढ़ेगी। और जो परचेसिंग पावर जो लो पर्सन है, लो इनकम वाले ग्रुप है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनके लिए ये प्रोडक्ट और सर्विस परचेस करने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी, उसकी परचेसिंग पावर डाउन होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन होगा और वो अपने जो कमाने का जो पहले से अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे वो 100% डाउन हो जाएंगी। और उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? बिजनेसमैन को, ट्रेडर और बिग फार्मर को। जो स्मॉल और मिडिल क्लास पुअर पर्सन है उनकी जो कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की वो लो होती जाएगी। तो दिस आर द फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट ऑफ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो काफी हाई रेट है। इन इंडिया मेजर पार्ट ऑफ द रूरल इंडियन इन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन द मानसून. Hence, only one crop in a year is cultivated. So there is exists seasonal unemployment. High increase in the population and joint family system also increase the burden on agriculture and result in disguised unemployment. Keep in mind that one word is disguised unemployment that we discuss in unemployment chapter, but just keep in mind that disguised unemployment, यहाँ पे एक disguised unemployment की बात हुई. Please keep in mind that disguised unemployment, here the word disguised unemployment. उसका सिर्फ यहाँ पे जानने के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि जहाँ पे 10 फार्मर की जरूरत है और अगर वहाँ पे 15 फार्मर आपको दिखाई दे तो वो 5 जो एक्स्ट्रा है उनको अगर हम वहां से निकाले तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 5 हमें नजर आएंगे काम करते हुए मगर उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोस 5 आर टोटली 0। तो ऐसी कंडीशन से तो 5 मेंबर ज्यादा है वो भी वहां कुछ ना कुछ करते हैं मगर उसका प्रोडक्शन 0 है। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन एक ही है कि बेसिकली जो भी हमारे फार्मर है एग्रीकल्चर बेस पे है, एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड है और क्रॉप अगर एक ही हम साल में ले रहे हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस है।
क्योंकि जब तक फसल कटेगी नहीं, प्रोडक्शन मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक हमारे पास इनकम नहीं होगी और उनसे हमारा बर्डन जो एग्रीकल्चर का बढ़ रहा है, it is resulted into disguised unemployment. In rural India, lack of the development of the allied industries are responsible. गांव के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है कि जहां वो सीजनल एरिया के अंदर जाके अपना गुजारा कर सके, सिर्फ एग्रीकल्चर बेस ही है। अगर अलाइड इंडस्ट्रीज अगर है तो लोग दूसरी जगह भी कमाने का सोचेंगे, मगर दीज आर द रीजन। ऑल्सो लिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ द लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जो लोग हैं वो वहाँ ही माइग्रेट होना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ ही वो सेटल होंगे। हाई, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि जो अर्बन में आए, सिटी एरिया में आए और अपना गुजारा कर सके। दैट वाई दे आर बिकम ए रूरल। सो हियर 5 पॉइंट, आई रिपीट अगेन, 5 पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 3 वर्ड ध्यान में रखो। इकोनॉमिक फैक्टर के 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट याद रखने के लिए एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है, इतना आपके दिमाग में बोलना है। एग्रीकल्चरल की डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है, सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए पॉइंट को कैसे मेमोराइज किया जाए। तो एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, और स्मॉल है यानी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। 3 बात आ गई दिमाग में। क्या बोलना है? एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है, और दूसरे 2 नंबर पे है उनको रैपिड करके हाई करना है। आई रिपीट अगेन, 5 पॉइंट कैसे याद रखेंगे हम? एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है, और 2 पॉइंट कैसे रखेंगे? उसको इंक्रीज करके हाई करना है, इंक्रीज करके हाई करना है। जो स्मॉल है उनको इंक्रीज करना यानी रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस, एंड हाई यानी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन ई, फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एज वेल एज सम ऑफ द स्कूल एग्जाम ऑल्सो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी और डी, social reasons for the unemployment. What are the social reasons of unemployment? So there are 2 points, only 2 points, that is called gender education. Only 2 words keep in mind that for the remember this point. आपको 2 वर्ड ही याद रखने हैं सोशल रीजन को ध्यान में रखने के लिए। जेंडर एजुकेशन, आई रिपीट अगेन, सोशल रीजन को याद रखने के लिए 2 पॉइंट के लिए एक आपको सेंटेंस याद में रखना है, जेंडर एजुकेशन। बस इतना याद रखो। आप जेंडर एजुकेशन याद रखोगे तो सोशल रीजन अपने आप याद रहेगा। जेंडर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन दैट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। ये 2 पॉइंट आर देयर। 2 पॉइंट को याद रखने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट बनाना है हमें, वो है जेंडर और एजुकेशन। जेंडर एजुकेशन, बस इतना ही बोलो, यानी जेंडर दैट मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी और low level of education. This is the social reason. तो low level of education, one of the major reason of poverty in India, scarcity of education, training and skill. जो पढ़े लिखे हैं इनिशियली उनको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है, पढ़ाई का इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स पर्सन आर नेवर गोइंग टू बी लो रेट ऑफ इनकम। लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरिया, वहाँ ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही लोग, और अपनी जो इनकम है वो एजुकेशन अगर लो है तो उनको उसके हिसाब से ही काम मिल सकता है। प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग from use of new technologies in agriculture, new agriculture system, research and the benefit of the market for the sale of the product. As a result, both per hectare productivity as per labor productivity in agriculture remain low. उसके पास नॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो रिसर्च हो रहे हैं उसको नॉलेज नहीं है, और ट्रेडिशनल मेथड से अगर वो काम करेंगे तो उतनी प्रोडक्टिविटी रूरल एरिया में भी कम ही होगी। दिस इज द रीजन ऑफ लो इनकम ऑफ द फार्मर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, दे गेट opportunity in alternative employment, wages level remain low and poverty increase. अगर वो पढ़े लिखे होते तो अपने हिसाब से वो कुछ ना कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अर्न कर सकते हैं, मगर नहीं है, इसलिए उनको ऐसे ही रहना पड़ता है। Now gender inequality. India has gender inequality from the beginning. Society cares less about health of females. As a result, women face higher level of malnutrition, low weight and weakness. The causes of high maternal mortality during childbirth and health problem among the newborn children. Work allocation is such that is believed as a compulsory for women to work at home, resulting in the low level of education and less economic development. To work. Apart from this, at workplace, female are paid less than males.
Out of the total population, less than half are women. Among them, low health level and less opportunity to work in economic field keeps family income low and this increase the level of poverty. यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी की बात हुई है. इंडिया के अंदर पहले से भी हमारा जो देश है वो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड या अपॉर्चुनिटी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मेल पर्सन ही कमाते हैं. मैक्सिमम इंडियन टेंडेंसी ऐसी है, वुमेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी जो लो वेट, वीकनेस, कॉजेज हेल्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये सभी प्रॉब्लम के हिसाब से कमाने वाले पूरे 5 या 6 मेंबर में एक मेल ही होते हैं. फीमेल कमाने के बारे में हमारे ट्रेडिशनल सोचते भी नहीं है. दैट इज वाई एक कमाने वाले हैं, बाकी सारे उसके ऊपर निर्भर है. तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस. अगर बहुत सारी जगह कमाने के लिए महिलाएं जा रही है, फीमेल जा रही है, तो उसको जो इनकम मिलती है वो अपने फीमेल से काफ़ी कम मिल रही है. और बहुत सारे घर पे ही ऐसा समझते हैं कि वो पढ़े लिखे थे फिर भी उनको घर ही संभालना है. दिस आर द टेंडेंसी लीड्स लो इनकम ऑफ बिग फैमिली ऑफ इंडिया. तो पुअर्टी के ये भी रीज़न है कि अगर महिला भी आज तो अब 1/3 पर्सन आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स एरिया, तो बहुत सारे फीमेल पर्सन भी कमा रहे हैं. बहुत सारे एरिया के अंदर वो भी कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं. मगर जो रीज़न है, तो बहुत सारे गांव के एरिया के अंदर स्टिल देर आर बैंडेड, रिस्ट्रिक्टेड, दे आर ओनली वर्क टू होम. उनको घर पे ही काम करना है. ऐसी सोच से भी इनकम का जो एक हैंड है वो टूट जाएगा. नाउ अदर रीजंस. वॉर. इंडिपेंडेंस इंडिया fought 2 wars with neighbor countries, Pakistan and China. During the war, the limited resources of the country are spent on production and import of the required arms and ammunition. This reduced production of the basic goods and services. During the war, to avoid scarcity of certain goods in future, people storage food grain, clothing, fuel, etc. As a result, price increased rapidly because of the war. The process of the economic development slowed down due to several wars in India. Development expenditure is reduced, economic development remains slow, and problem of price rise take place. Hence, poverty increases. यहाँ पे वॉर की बात हो रही है. इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के साथ बहुत सारे युद्ध किए हैं और उसके लिए अब जो सिक्योरिटी के हिसाब से, जो वेपन्स के हिसाब से जितने भी खर्च हो रहे हैं, वो सभी खर्च जो इकोनॉमी में हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये आया कि रैपिडली जो इंक्रीज होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम हो रहा है. एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, उसके बाद सर्विस, उसके बाद कृषि, वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा और ऐसे डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, ऐसे वेपन्स के लिए अगर हम करेंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट होगी हमारी इकोनॉमी के ऊपर. अगर वॉर ज़्यादा है तो दोनों कंट्री के लिए उन लॉस में ही जाएंगे. रिजल्ट उसका दोनों कंट्री को भुगतना पड़ेगा. तो इकोनॉमी डेवलपमेंट रिमेन लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज. जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो लोग क्या करेंगे, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन ऐसा अपने स्टोरेज कर देंगे, क्योंकि बाई चांस अगर ना मिला तो उससे प्राइस राइज होने के चांसेस होंगे. एंड प्राइस राइज अगर होंगे तो दोस हु आर पुअर पर्सन, दे आर नॉट एबल टू डू एनी परचेस इन द मार्केट, सो दैट देयर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकम ए लो. नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ द अदर पॉइंट इज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर. हमारे यहाँ डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. सेवरल वॉर्स मेड इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस. जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे हमने युद्ध किए, उनसे एक सिक्योरिटी बनाने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है. टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, एक्सपेंस ऑफ द मॉडर्न मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स एंड टैंक्स एंड सबमरीन्स हैव इंक्रीज्ड रैपिडली. ऐसे जो वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, फाइटर प्लेन्स बनाते हैं, उनमें ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं. उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन करोड्स में है. इन द प्रेजेंट एरा द फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म इज लॉट ऑफ स्पेशल फैसिलिटी हैव इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफेंस. डिफेंस के अंदर जो अब बहुत बड़ा हमारे देश के सामने संकट है वो टेररिज्म का. अगर टेररिज्म ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा. डिफेंस के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी वो अपने साइज बढ़ा रहे हैं. तो एक्सपेंडिचर ऑन द सिक्योरिटी इज नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर एंड एनी इंक्रीज इन द सच एक्सपेंडिचर रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसे एक्सपेंडिचर अगर इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं तो डेवलपमेंट के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम होगा. अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नेचुरली जो हमारे
वोकेशनली ट्रेंड है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि वी आर ओनली एंड ओनली सीरियस अबाउट द डिफेंस। अगर सामने वाले हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हमें कौन से प्रोटेक्शन करने पड़ेंगे उसके बारे में हम सोच रहे हैं। वहां एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, जो हमारे जवान सेना वहां बॉर्डर के ऊपर है उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वहां एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। दैट विल रिड्यूस अवर इकोनॉमी। नाउ मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। अभी तक हमने बात की कौन कौन से रीजन हुए, हमने हिस्टोरिकल रीजन देखे, हमने इकोनॉमिकल रीजन देखे, हमने सोशल रीजन देखे, हमने अदर रीजन देखे। ये सभी रीजन के बाद गवर्नमेंट हैव टू टेक सम सीरियस एक्शन ऑफ टू रिड्यूस द पॉवर्टी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट questions for you for the section E. There are so many points are there, you have to deeply discuss this all point. So first is to increase agricultural productivity. जब हम रिड्यूस करने की बात होगी कि पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करें, कैसे इरिगेट करें, तो सबसे पहले जहां जहां हमें प्रॉब्लम था, जो हमने प्रॉब्लमेटिकल जो रीजन हमने कॉजेज हमने देखे, वो कॉजेज के बारे में ही यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड development of unorganized sector, use of appropriate tax policy, rise in human capital investment, goods and service at reasonable rates, employment programs, self employment programs। ये programs हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। IRDP, ट्राइजम, DWCRA, MWS, SITRA, गंगा वेलफेयर, उसके बाद वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रेगा, उसके बाद हाउसिंग स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जनधन योजना। ये सभी जो योजनाएं की गवर्नमेंट की रिड्यूस करने की थी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की थी, मगर उसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले जो मेजर्स थे जो पॉवर्टी रिड्यूस करने के थे, वो मेन पॉइंट के ऊपर हम जाए तो टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन डेवलपमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, रेज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल रेट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ये सभी मेन पॉइंट्स हैं उनके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमने देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी 70% पीपल अर्न कर रही है, रोजगारी प्राप्त कर रही है। स्वरोजगार के बहुत सारे चांसेस, अगर कैपिटल को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर कोई सोचे तो वहाँ से उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिक अर्न कर रहे हैं। तो इन इंडिया वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ पॉवर्टी इन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर हमने देखा प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। विद द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर, पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। रिगार्डिंग दिस, दो पब्लिक प्रोग्राम फार्मर आर इन्फॉर्म्ड about upgrade technology, available resources at reasonable rates, improve infrastructural facility, maximum price of the regulated market for their produce. Development of the agriculture will increase productivity per labor. Also, employment opportunity and price of food grain will decrease. This will be more advantageous to the poor and poverty can be reduced. यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे सजेशन तो नहीं कहा जाता, बहुत सारे एक्शन लिए हैं, जिसमें फार्मर को इन्फॉर्म किया जाए, फार्मर को ट्रेन किया जाए, फार्मर को अपग्रेड किया जाए टेक्नोलॉजी से, जो रिसोर्सेस है उनको रीजनेबल रेट से उनको प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बढ़ाई जाए। एग्रीकल्चर के अंदर अगर बारिश के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर फील्ड निर्भर है तो वहां हम इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करें, मर्सिबल पंप या टैंक के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ अच्छे से इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, मैक्सिमम प्राइस उनको दे। जो अपने प्रोडक्शन करेंगे उनको गवर्नमेंट अगर मैक्सिमम प्राइस देगी, मार्केट ऐसा उनके लिए खड़ा करेगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेवल की पर कैप्टा प्रोडक्टिविटी पर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट और हुआ हमारा रिड्यूस ऑफ पॉवर्टी का, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी का टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट करना है। हमने देखा था कि सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी सेकंड पायलट प्लानिंग जो 1956 और 61 के अंदर हुई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम फोकस किया था डेवलपमेंट करने के लिए बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव मेड immense contribution in the gross national income and employment. So if small and cottage industries can be developed and encouraged, the poverty can be reduced on a larger scale. Third point, development of the
Unorganized sector. Unorganized sector yani those are not public sector. Those who are hawker, vendors, masons, construction sectors, agricultural laborers, vendors. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं उसकी बात हुई कि जो सागबाजी वाले होते हैं या फिर जो कड़िया काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर जो लेबर है, एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर है, जो वेंडर्स है, उन सभी के ऊपर गवर्नमेंट के कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होते। वो खुद कमाते हैं, रोज का कमाते हैं और उसके ऊपर उनको कोई पेंशन या कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस वर्कर्स, नेशनल कमीशन हैज रिकमेंड टू डिसाइड द वर्किंग कंडीशन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। गवर्नमेंट ने उन सभी के लिए भी उनके लाइफ के इंश्योरेंस के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनको ओल्ड एज पेंशन यानी आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन अर्न समथिंग पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसी सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, ऐसे मेजर्स भी ध्यान में रखे गए। मोर एवर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है, उनको हम एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन चैप्टर है हमारा उसके अंदर डीप में उसकी डेफिनेशन देंगे। मगर स्मॉल एंड मार्जिनल इन टर्म्स ऑफ एक्यूपाइड हेक्टर्स इन देयर फील्ड, उनके लैंड कितनी है उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड होते हैं कि स्मॉल कौन है, मार्जिनल कौन है। तो उन सभी फार्मर के लिए भी रिकमेंडेड टू प्रोवाइड्स देम विद इरिगेशन फैसिलिटी एंड लॉन फैसिलिटी, उनको लॉन दी जाए। अगर गांव में एग्रीकल्चर में वो काम करे तो उनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसे है, उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। Now, use of appropriate tax policy. Tax policy conducted by only government. Government uses tax policy to reduce inequality of the income and poverty by the redistributing income. To fulfill this object, the government makes such a policy wherein more tax is imposed on the rich class, which can be afford the tax, and less tax is imposed on the poor class and given tax concession. This way, the government collect a fund by imposing taxes on rich family and makes expenses on the welfare oriented programs for the poor family. As a result, socio-economic condition of the poor improve and reduction is income inequality and poverty in sin. Government appropriate tax policy के तहत क्या कर सकती है? तो टैक्स, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, यानी those who are very rich person, अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, ऐसे जो बिग बी है, जो बिग स्टार है, बॉलीवुड के स्टार है, या बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास इनकम ज्यादा है, तो उन लोगों की इनकम के ऊपर वो टैक्स ज्यादा कवर कर सकती है। और वो टैक्स से जो मिडिल क्लास है, जो पुअर पर्सन है, जो लोअर क्लास के है, जिसके पास अपने लिमिट से भी ज्यादा उनके पास इनकम नहीं है, तो उन लोगों को डेवलप करने के लिए जिनके पास से गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स रिकवर किए हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट के बारे में सोच सकती है। दिस आर द रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। अगर टैक्स कम इनकम के लेवल के ऊपर अगर गवर्नमेंट अर्न करेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रंच ऑफ पीपल ऑफ लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। यानी अगर कम लिमिट के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी पैसे देने पड़ेंगे टैक्स के जरिए। मगर गवर्नमेंट ऐसी लिमिट इंप्लीमेंट करे कि जिनके पास ज्यादा इनकम है वहां से हम टैक्स ज्यादा लेंगे, तो जो पुअर पर्सन है उनको टैक्स ना पे करना पड़े, और उन टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट के पास जो हायर रेट से जो टैक्स के पैसे आएंगे उनके ऊपर वो डेवलपमेंट के बारे में सोच सकेंगे। अगर जो भी टैक्सेस उनके पास हायर रेट से आते हैं, जो अपर क्लास के पास से आते हैं, उनके पैसे से, उनके टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के पर्सन है उन लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो कर सकती है। दैट इज कॉल्ड यूज एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। नाउ रेज इन द ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट करें? अगर किसी चीज को परचेस करना है, वेल्थ को परचेस करना है, कैपिटल को परचेस करना है, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट। मगर ह्यूमन के अंदर कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो डेवलप्ड नेशंस where large scale investment in the made on the education, skill development have very low level of the unemployment. As a result, poverty is less. जो डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है तो वहां पे जो ह्यूमन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपग्रेडेशन कैसा है, उनको एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, वो स्किल कैसे डेवलप करे,
उनके लिए गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, स्केल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे. दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एज ए रिजल्ट poverty is less in this developed country. High level of education satisfied the requirement of the various employment opportunity and choice among their worker. अगर वर्कर को ऐसे डेवलप किया जाए, एजुकेशन की क्वालिटी अगर इंप्रूवमेंट करते जाए, उनको ट्रेनिंग देते जाए, उनको स्किल प्रोवाइड करने के बारे में गवर्नमेंट सोचे, तो ये सभी के लिए जो पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. उससे एक वर्कर, स्किल्ड वर्कर डेवलप होगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे वो अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉय भी वो कर सकेगा और अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उनसे अपने परिवार को वो अपने पॉवर्टी लाइन से बाहर ला सकेगा. तो स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर एंड रिफ्लेक्ट इन हायर वेजेस. फॉर दैट अ वर्कशॉप are also integrated program are also there. Continuously investment are also required. Training, research are also required. ये सभी करने के लिए वर्कशॉप करना पड़ेगा, जॉब फेयर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन रखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. ये सभी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नाउ गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल रेट. टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड्स एंड फूड security to poor people, it should be made available and reasonable rates, which will also directly reduce poverty. Under public distribution system in India, we have ration shop where rural and urban poor are given basic utility goods at reasonable price during drought and scarcity. The responsibility of the public distribution system, PDS, that is public distribution system, is more satisfied to basic needs of poor. यहाँ पे 5.5.6 के अंदर हम बात करें तो गुड्स और सर्विस जो रीजनेबल रेट से हम जानते हैं, हमारे इंडिया के अंदर भी राशन कार्ड की यानी सस्ता अनाज करियाने दुकान, ऐसा हम बोर्ड लिखते हैं. पंडित दीनदयाल के 11th नंबर के 11th चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने देखा था कि ऐसी योजनाएं पंडित दीनदयाल ने बनाई थी जो पुअर पर्सन के लिए थी, जिसके पास पैसे नहीं है उनको ऐसे राशन दिए जाते हैं पूरे साल के लिए, पूरे मंथ के लिए. और उनका राशन शॉप के अंदर से रूरल और अर्बन को ऐसी फैसिलिटी दी जाती है रीजनेबल प्राइस से. उनको गेहूं, चावल, चीनी, ऑयल, ये सभी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. दिस आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन रिड्यूस द पॉवर्टी. नाउ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स and very important. So employment generation and poverty educations are the interrelated. Some important employment programs for the poverty educations are as under. Self employment programs. यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है. फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे. ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान वेरियस एजेंसी स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर द रूरल पुअर. अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे. ऑल दिस प्रोग्राम्स वेर मर्ज इन IRDP. दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज IRDP? IRDP स्टैंड्स फॉर व्हाट? IRDP दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो अलग अलग एजेंसी ने बहुत सारे प्रोग्राम रूरल के पुअर पर्सन के लिए किए और ये सभी प्रोग्राम को मर्ज किया IRDP के अंदर. कौन से साल में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 अक्टूबर. गांधी बापू को याद रखो. गांधी बापू के 2 अक्टूबर मगर ईयर 1980 के अंदर उन्होंने IRDP का प्रोग्राम मर्ज किया. बहुत सारे प्रोग्राम जो एजेंसी ने बनाए थे. द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP? सेकंड वन सेंटेंस वन लाइनर्स क्वेश्चन आर हियर. सभी ध्यान में रखे. उनका इंटेंशन क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो हम बात करें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDP इज to encourage poor family for self-employment so that they can get more income to rise above the poverty line. यहाँ पे ये बात की कि जो पुअर फैमिली के अंदर जो मेंबर रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट है पर्सन रहते हैं, तो IRDP इज टू इंकरेज द पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्वरोजगारी के लिए उनको इंकरेज करने की बात यहाँ पे IRDP में बताई गई है ताकि उनकी इनकम राइज हो और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे से आगे आ जाए, ऊपर आ जाए. द प्रोग्राम फोकस on few special groups which include small and marginal farmers, agricultural laborers and the rural agencies.
दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नॉन एज ए एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। यहाँ पे एक बात हो रही है कि IRDP प्रोग्राम को हम एंटी पोवर्टी प्रोग्राम के तहत भी जान सकते हैं। IRDP is also known as एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड। फर्स्ट इज IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड ट्राइजम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, जो गांव में जो हमारे युवा धन बैठे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वरोजगार कैसे मिले, उनकी ये योजना थी। देन आफ्टर DWCR डेवलपमेंट ऑफ W दैट इज वुमन, C दैट इज चाइल्ड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया के ही जो हमारी महिलाएं और हमारे जो बच्चे थे उनको कैसे डेवलप किया जाए, दैट इज कॉल्ड DWCR है। देन MWS दैट इज मिलियन वेल स्कीम, मिलियन वेल स्कीम MWS, CITRA that is called supplying improved toolkit to rural artisans, supply improved toolkit to rural artisans, that is called CITRA, and Ganga welfare scheme. These 6 schemes are merged in IRDP. So on the 1st April, very important second is on the 1st April 1999, अप्रैल फुल याद रखना है हमें। on the 1st April on year काफी easy है, 999 3 बार 9 आ रहा है, थोड़ा खेलना पड़ेगा हमें डेटा के साथ, तभी ये ध्यान में रखेंगे हम। ऑन द 1st April 1999 IRDP and other program integrated with it were merged and named as a Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Very important. IRDP is converted in Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana in which year, that is called 1st April 1999. IRDP and other program are merged in which scheme, that is called Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Under this scheme in rural areas, apart from development of small trade, self-help groups were also provide infrastructure facilities, technology, loan facility, market for final goods और to rural poor. rural poor के लिए जो गांव के जो पुअर पर्सन है उनको बहुत सारे बेनिफिट इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से मिले। उनमें स्मॉल ट्रेड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप वेयर ऑल्सो प्रोवाइडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइडेड, टेक्नोलॉजी, लॉन, ये सभी मार्केट भी उनको प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे 2 ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो गांधी बापू वाले 1980 जहाँ बहुत सारी योजना में IRDP इंट्रोड्यूस हुई, और IRDP को 1st April 1999 यानी 1999 1 अप्रैल को IRDP को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कन्वर्ट कर दिया। नाउ वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम अनदर स्कीम इज 5.5.7.2, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, दिस प्रोग्राम आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इन वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यहाँ पे दिस प्रोग्राम आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेट, यानी गरीबी को अपने जड़मूल से निकालने के लिए ये प्रोग्राम की व्यू रचना बनाई गई है। एंड हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे उनके ऑब्जेक्टिव है। इन वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस वॉज ऑन दोज पुअर हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम देन फिजिकल लेबर। उनके पास और दूसरा कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेबर से ही वो इनकम अर्न करे, उनके ऊपर फोकस किया। अगर उनको कुछ लिखने को बोले तो वो नहीं लिख सकते, अनपढ़ है, इलिटरेट है, ऐसे पर्सन अपने फिजिकल लेबर से ही कमा सकते हैं, उनके ऊपर वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर फोकस किया। दिस स्कीम डू नॉट ओनली प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द स्लैक्स सीजन बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फ्लड, ड्रॉट, स्कैरसिटी एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। बहुत सारे इकोनॉमी इवेंट होते हैं, उसके अंदर फ्लड, ड्रॉट, नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जिसके अंदर ड्रॉट, फ्लड और स्कैरसिटी, नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर ऐसे जो एम्प्लॉय है वो वर्कलेस हो जाते हैं, उनको वर्कआउट होना पड़ता है वहां से, और उसके पास सीजनल इनकम और कुछ होती नहीं, तो उनके ऊपर फोकस किया है वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर। अंडर दिस स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, इट ट्राइड that laborers should get proper salaries. Wages employment scheme included rural areas. Wages employment scheme included 2 point JRI and EAS. JRI that is called Jawahar Rozgar Yojana. JRY in short JRI that is called Jawahar Rozgar Yojana, and second EAS S that is called Employment
assistance scheme. You have been asked in 1 marks what is stand for EAS, that is called employment assistance scheme. कृपया ध्यान दे सभी छात्र, यहाँ पे EAS का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए सेक्शन बी के अंदर. यहाँ पे 5.5.7.2 के अंदर दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम और GRY का फुल फॉर्म है जवाहर रोजगार योजना. तो वेजियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम बेसिकली फोकस ऑन द पुअर, दोस हु आर इन फिजिकल लेबर पर्सन, और अगर नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर उनकी आमदनी जीरो हो जाती है उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात गवर्नमेंट ने की है. नाउ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, that is called PMRY. In the decades of 90s, very very important, PMRY is introduced in decades of 90. Why? Because after 1991 India is become a reforms, liberalization, globalization and liberalization took place in 1991. So in the decades of 90s, employment generation in organized sector was stagnant and the public sector negative growth was noticed. जहां पब्लिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उनको वर्कआउट किया था, उनकी इनकम के ऊपर इफेक्ट हुई थी, क्योंकि 90 के अंदर हमारा बर्डन काफी बढ़ रहा था, तो उन लोगों को इनकम नहीं मिल रही थी. जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उन लोगों के बारे में 90 के अंदर ये स्टेगमेंट की कंडीशन आई थी और negative growth was noticed. On the other hand, unemployment rate was rising. Unemployment के जो रेट थे वो काफी ऊपर आ रहे थे. On this situation, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was introduced. ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस हुई for self employment with the objective of starting venture to provide employment educated unemployment. यहाँ पे ध्यान में रखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत सिर्फ उन लोगों के लिए दिया है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर थे. 90 के अंदर उनके जो इनकम सेगमेंट हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी और उनको अपने सेल्फ एम्प्लॉय से काम करना था. ऐसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉय के लिए ही ये योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में नरेगा कहेंगे. नरेगा, दैट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल राष्ट्रीय रूरल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी एक्ट 2005. इन द ईयर 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टूडेंट प्लीज सी हियर, ऑल स्टूडेंट इन 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, सभी छात्र यहाँ ध्यान दे. 2005 का साल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. इन द ईयर 2005, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट वाज एक्सेप्टेड with the objective of the creating asset through public construction. So National Rural Employment Guarantee Act 2005, in the year 2005 National Employment Guarantee Act was accepted. So I repeat again because this year is very important and you have been asking section B in which year National Employment Guarantee Act was accepted. So 2005 में ये स्टार्ट हुआ. उसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्रिएटिंग असेट थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1 person पर फैमिली ऑफ मिनिमम 100 days टू रूरल एंड अर्बन पुअर एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास फैमिली. उनका ऑब्जेक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट है. जो लोअर मिडिल क्लास के फैमिली है उनके कोई भी एक मेंबर को, पूरे मेंबर को नहीं, घर के किसी एक मेंबर को मिनिमम 100 days की रूरल के और अर्बन के दोनों के जो लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के मेंबर है उनको 100 days के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. ये उसका इंटेंशन है, उनका ऑब्जेक्टिव है और वो फुलफिल करने के लिए पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उनसे करवाई जाएगी और उनको पैसे मिलेंगे. इन 2019, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर, 2005 के अंदर ये स्टार्ट हुई और 2009 के अंदर वो कन्वर्ट हुई. किस तरह से? मनरेगा, मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा के तहत उसको 2009 के अंदर रिफॉर्म किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत. Now housing scheme in India, still a majority of the poor people dwells in semi-stable or
टेम्पररी हाउस, बहुत सारे हमने देखे गांव के लोग बहुत सारे स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनके पास कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है, उसकी छत कुछ टूटी फूटी हुई है, फ्लोरिंग भी अच्छा नहीं है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्वेलिंग टू पुअर इन द ईयर टू 1985-86 इंदिरा आवास योजना was started. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन ई। 1985-86 के अंदर इंदिरा आवास 1985-86 के अंदर, आई रिपीट अगेन 1985-86, दिमाग में रखना, इंदिरा आवास योजना की established here. Indira Awas Yojana was started for the families below poverty line and scheduled caste, scheduled tribe. Very very important. Indira Awas Yojana is basically for the poor person and of scheduled caste and scheduled tribe. Moreover, in the year 2013-14 another year is यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है 2013-14 के अंदर राजीव गांधी योजना, पहली इंदिरा आवास योजना और उसके बेटे राजीव गांधी योजना 2013-14 में इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द हाउसिंग ऑफ दोज हु रिसाइड इन हट्स एरिया, जो हट में रहते हैं उनको अच्छी तरह से योजना आवास मिले, उनके तहत 2013-14 के अंदर राजीव गांधी योजना स्टार्ट की। इन द अर्बन एरिया ऑल्सो पुअर पीपल रिसाइड इन द स्लम्स where they are deprived of basic facility of drinking water, toilets and electricity due to fast increasing problem of developing in urban areas. From 25 June 2015 the urban poor prime minister आवास योजना, I repeat again second 2015 के अंदर 25 जून को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्टार्ट की गई, जिसके अंदर द पुअर पीपल रिसाइड इन द स्लम्स एरिया वेयर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक फैसिलिटी of drinking water, toilets and electricity due to fast increasing problem of dwelling in the urban areas. From 25th June 2015 urban poor prime minister yojana was started. Housing scheme are important for the developing purpose but simultaneously they also create employment. यहाँ पे एक हाउसिंग योजना की बात की गई, बहुत अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग ईयर के अंदर 2013 के अंदर 1985-86 के अंदर और 25 जून 2015 के अंदर रिस्पेक्टिवली इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना एस्टेब्लिश की गई। सोशल सिक्योरिटी स्कीम as a strategy to reduce poverty in India, various social security schemes were started for workers of unorganized sector. From 9th May 2015 Atal Pension Scheme was started in which monthly pension is paid to people above 60 years. Very very important social security scheme, जो 60 years के ऊपर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो रहते हैं उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे 16 के ऊपर जो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए 9 में 2015 में अटल पेंशन योजना, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नाम के फर्स्ट लेटर से अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई। उनमें मंथली पेंशन इज टू बी पेड अबाउट 60 इयर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम। ये प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के अंदर द एज बिटवीन 18 to 70 years are included and accident insurance of rupees 2 lakhs was opened with minimum premium 12, यानी 12 रुपीज के मिनिमम प्रीमियम के विद प्रीमियम ऑफ ईयरली 12, यानी पर मंथ 1 रुपीज। अगर 1 रुपीज आप प्रीमियम पेड करते हो पर मंथ, यानी ईयरली 12 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में से कट जाते हैं, तो आपको 2 लाख के एक्सीडेंट होने पे आपके जो नॉमिनी होंगे उनको 2 लाख मिलेंगे। जीवन ज्योति स्कीम वो स्टार्टेड विद 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 लाख की है, मगर एट द रेट ऑफ 330 ईयरली प्रीमियम, 303 के ईयरली प्रीमियम पे ये 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी और एक्सीडेंशियल 12 के प्रीमियम के ऊपर 2 लाख की कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों योजना काफी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की है। और दूसरा, दोज हु आर इन एंगेज विद एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है और उनके अगर पूरे साल की मेहनत के बाद अगर फसल अच्छी नहीं होती या ड्रॉट या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से बिगड़ जाती है, टू सेफगार्ड फार्मर फ्रॉम क्रॉप फेलियर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, आई रिपीट अगेन PMFBY, P that is called prime, M that is called ministry, F मिनिस्टर, F फसल, B बीमा, Y योजना, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, फसल बीमा योजना was the farmer who are taking risk entire year and some of the end of the year of the if there is any natural calamities there, अगर ऐसी कुदरती आपत्ति आती है तो उनकी फसल अगर बिगड़ जाती है तो उनके लिए ऐसी योजना भी स्टार्ट की गई है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन डी, एक्सप्लेन जन धन योजना और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जन धन योजना। सो थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन
टू हिट द रूट ऑफ द पुअर्टी, जड़ से निकालने के लिए पुअर्टी को गवर्नमेंट ने जनधन योजना स्टार्ट की। एंड स्कीम प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना और इंट्रोड्यूस। दिस स्कीम बिगिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए, एमसीक्यू के लिए, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को वो स्कीम स्टार्ट की गई। यानी जब 15 अगस्त की स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था और उनको इम्प्लीमेंट किया 28 अगस्त 2014, बिफोर 8 ईयर्स, अभी 6 ईयर्स, अभी 2020 चल रहा है, तो 2014 में 6 साल पहले 28 अगस्त को उनका फर्स्ट डे लॉन्चिंग का था और उसी टाइम 105 करोड़ अकाउंट्स वेर ओपन, 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट एक ही दिन में ओपन हो गए थे और 8 जनवरी तक उनके नंबर इंक्रीज होकर 12.58 करोड़ हो गए। यानी जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं थे उनको जनधन योजना के तहत अगर 28 अगस्त 2014 में पहले ही दिन 1.5 करोड़ अकाउंट सभी ने ओपन करवा दिए थे और 8 जनवरी 2015 के बीच 12.58 करोड़ उनके अकाउंट हो गए और उन सभी को ध्यान में रख के पूरे इन्वेस्टमेंट जो 12.58 करोड़ के जो अकाउंट ओपन हुए उनके इन्वेस्टमेंट की अगर राशि हम देखें तो 10,590 करोड़ हुई। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जनधन योजना। जनधन योजना क्या, उनके फीचर्स क्या है? तो विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटी पर कैपिटा एंड रिडक्शन इन द रीजनल इनइक्वालिटीज, द योजना वाज स्टार्टेड एंड द मेन पर्पस वाज दैट द सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिली बाय द गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू देयर बैंक अकाउंट। बीच के मेंबर्स जो पैसे खा जाते थे उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, जो गांव के अंदर जिसके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है उनको ये योजना के तहत उनको बैंक अकाउंट ओपन करवाए और जो सब्सिडी के बेनिफिट पुअर को मिल नहीं रहे थे उनको मिले, वो जानकारी देने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर सीधे पैसे जमा हो जाए, उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाए जनधन योजना के अंदर। और सेकंड, द फीचर्स ऑफ द स्कीम इज दैट द बैंक अकाउंट इज ओपन विद जीरो बैलेंस। वहां कोई राशि नहीं हमें जमा करनी है। जनधन जो पुअर पर्सन अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उनको कोई भी अकाउंट में पैसे जमा करवाने नहीं है, जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट करवा सकते हैं और 5 मंथ के बावजूद उनको 5,000 की ओवरड्राफ्ट मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट यानी जो आपकी बैंक में राशि है उनसे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी। अगर 10,000 है, 12,000 चाहिए तो 22,000 बैंक आपको देगी। तो ये एक एग्जांपल है एज पर अकाउंटेंसी रूल्स। मगर 5 मंथ के बाद उन सभी को 5,000 के ओवरड्राफ्ट भी अवेलेबल होंगे। ओवरड्राफ्ट इट इज अ वन टाइप ऑफ डेब्ट, आपको फिर से उनको पे भी करने पड़ेंगे, मगर एक 5,000 की राशि बैंक में पुअर पर्सन को मिल सकती थी। अंडर दी स्कीम दोज हु ओपन्ड अकाउंट बिफोर 26 जनवरी, यानी जो 26 जनवरी 2015 से पहले अगर वो अकाउंट ओपन करवाएंगे, हैव आल्सो बेनिफिटेड इट विद द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती थी। Prime Minister Jandan Yojana is primarily the scheme for overall financial institutions. On the other hand, it hits directly on the poverty by the providing microfinance banking facility. तो ये योजना उनके रूट को, पुअर्टी के रूट को ब्रेक करने की थी, उनको अपटूडेट करने की थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंडेड हुआ है। 2 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड हुआ है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है यहाँ पे बहुत सारे वन लाइनर भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 आ रहे हैं। आप पोस्ट करके अच्छी तरह से वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख दो और उसके आंसर भी इसी अपने वीडियो के अंदर से आप ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आप अपना स्टार्ट करो राइटिंग वर्क। और पोस्ट करके या डाउनलोड करके सब जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट है जो क्लियर करना चाहते हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके या यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं मेरे मोबाइल नंबर 9662532418 के ऊपर भी आप मुझे बोल सकते हो, या फिर ईमेल करके cknaik78@gmail.com पे भी कर सकते हो। सभी का हम पूरे दिल से आपका थैंकफुल हम है, आपने एंड तक ये वीडियो दिखा। और आपके कोई भी सुझाव हो, आपके कोई भी अगर दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैप्टर 6 के लिए आप ICT Go For You देखते रहो। एंड थैंक यू those who are still not subscribe this channel, new viewers please subscribe this ICT Go For You channel
because you can get maximum benefit from this. ICT for you channel give you so many app also, and you can get so many facility from the ICT for you. Can download the textbook also from this app, and you can get so many papers of word from this app. और जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अब 6 चैप्टर से पहले हम 1 से लेकर 5 चैप्टर जितने भी अभी तक के कंप्लीट हुए हैं उनके रिवीजन राउंड में हम वीडियो पेश करेंगे, और रिवीजन राउंड के अंदर 1 से 5 चैप्टर का हमसे थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद 6 चैप्टर के अंदर हम जाएंगे। तो जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करें ICT का फॉर यू यूट्यूब चैनल को, और आइकन जो आपको दिख रहा है और जो मेरा पूरा यहाँ पे स्क्रीन ICT का फॉर यू की है उस वहाँ जाके आप सब्सक्राइब करके बटन प्रेस करो, ताकि आप सभी को 11-12 के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियो घर बैठे नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन for watching this video till the end. I hope you can understand, and if you have any doubt please comment this, and those still not having any type of video, or those who are not having idea about this, तो please share करो इस वीडियो को, लाइक करो, और जिनको भी ये नॉलेज देना है उनको वो नॉलेज दे सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट।